और अब न्यूज़ 8 में खबरें विस्तार से। पहले बात एक फर्जी डॉक्टर के फर्जी इलाज की, जिसके कारण 7 लोगों की जान चली गई। नाम बदलकर फर्जी डिग्रियां दिखाकर मध्य प्रदेश के दमोह में नरेंद्र यादव ने खुद को डॉक्टर बताया और ऑपरेशन कर कई लोगों की जान ले ली। अस्पताल के प्रशासन ने परिवारों की शिकायतों की सुध लेने में कई दिन लगा दिए। आखिरकार एक पीड़ित परिवार ने जब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर कई परतें खुली। अब डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की और उनने बताया कि कोई नए डॉक्टर आए हैं जॉन एन के, उनको बुलाते हैं जब तक हम लोग को। 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। आधा घंटा बाद कर लगे दूसरा अटैक आ गया, सक्सेस नहीं हो। लोगों ने कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने कहा कि भाई हमको देखना है, और हम लोगों ने देखा नहीं वाला कुछ नहीं है। मैं आप जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी, वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंजोन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। आधार कार्ड में नाम नरेंद्र जॉन केम, ठिकाना देहरादून और डिग्रियां एक एमबीबीएस आंध्र प्रदेश की, उस पर 3 एमडी और कार्डियोलॉजी की डिग्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की। बताया गया कलकत्ता, दार्जिलिंग और यूके का, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हर कागज में एक नया चेहरा। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल, फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हो गया था उनकी, जब ऑपरेशन हो रहा था तो 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेथ हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। दमोह में ही पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई। बेटा मिशन अस्पताल लेकर आया, एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। हमको भगा दिया, बोला कि आप ये ऑपरेशन इंजेक्शन लेके आओ। 7800 के इंजेक्शन लिए। हमने बोला इसको अब ये पैसे अलग से कहाँ से? कहले नहीं, ये अलग से बाहर से इंजेक्शन आते हैं, इसके पैसे ही लगते हैं। बस इतने हम लेके आए हैं। वो इंजेक्शन भी लगा है, उनने वेंटिलेटर पर लिटा दिया। बस वेंटिलेटर से लिटाया, वही कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे मतलब ख़त्म हो गए पिताजी। तो डॉक्टर तो जब भी भाग गया था गाड़ी से। पोस्टमार्टम की बोला था तो कही यार अब कल सब जने के मालूम का ऑपरेशन पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हो, मतलब अब कीड़ा फाड़ी मत कराओ। बुधा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। इतने लोगों की मौत के बाद सीएमएचओ कोतवाली पहुंचे और अब जाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर एम.के. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और एमपी मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था, और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है, और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है, और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है, उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर इस कथित डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक के बाद एक शरीरों पर प्रैक्टिस की, 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की, जिनमें 7 की मौत हो गई। परिवार इलाज की फाइल मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने जवाब में दिया सिर्फ चुप्पी और लाशें। जिले में भी स्वास्थ्य महकमे को चलाने वालों को शिकायत मिली 20 फरवरी को, लेकिन नोटिस भेजा गया पूरे 40 दिन बाद।
तब जाकर खुली परतें उस नकली डॉक्टर की जिस पर मौतों का साया मंडरा रहा था। अब अस्पताल वीरान है और डॉक्टरों की लिस्ट से उसका नाम ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है, कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWS द्वारा आए थे। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम है उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे देगा। और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उस ऑपरेशन को भी नरेंद्र ने ही अंजाम दिया था। वो कैथेड्रल डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मेरे परिवार और वहाँ के जो लोकल डॉक्टर और संबंधित लोग थे परिचित, उन लोगों ने ये बताया कि वो डॉक्टर तो फ्रॉड था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोग को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या कहते हैं, या तो विधानसभा की कमेटी के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए। उस वक्त के IMA के अध्यक्ष ने जांच कराई जिसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र के पास फर्जी दस्तावेज थे। उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। बिल्कुल, अगर बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो संबंधित दस्तावेज हम अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। किसी की सांसें चली गई, किसी की जिंदगी बच गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है। जांच हो रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, डॉक्टर फरार है और परिजन अब भी इंसाफ की तलाश में। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर फर्जी था, सवाल ये है कि उसे फर्जी इलाज करने की छूट किसने दी। वो जो हमारे भरोसे के पहरेदार थे वो खामोश क्यों रहे। और आज जब कई लोगों की मौत सामने है तो क्या कोई सिस्टम जिम्मेदारी लेगा या फिर किसी और मौत के इंतजार में सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार, दुर्गा और दमोह से अपने सहयोगी आजम खान के साथ अनुराग वारी, NDTV। और इस समय की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लागू किए हैं उनको कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि 3 महीने यानी 90 दिन के लिए इनको स्थगित किया जा सकता है। वो कंसिडर कर रहे हैं इसे। जिस तरह से हमने देखा है कि शेयर बाजार देश ही नहीं दुनिया भर में बाजार में हाहाकार मचा है। ब्लैक मंडे जिस तरह से कहा जा रहा था, अब अमेरिका से खबर आ रही है कि 3 महीने के लिए इस टैरिफ्स को जो अलग अलग देश हैं उनके लिए स्थगित किया जा सकता है, सिर्फ चाइना को छोड़कर। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है जो अमेरिका से टैरिफ को लेकर आ रही है। और इस समय जो खबर है हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं। पिछले 4 महीने में राहुल गांधी की तीसरी बिहार यात्रा और इस बार राहुल मौजूद थे बिहार के बेगूसराय में। कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। राहुल गांधी ने ऐलान भी किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। राहुल गांधी सोमवार सुबह पटना पहुंचे और वहां से सीधे बेगूसराय, जहां उन्होंने इस पदयात्रा में भाग लिया। राहुल गांधी की करीब 1 किलोमीटर की इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।
राहुल ने ऐलान किया कि ये मुद्दा बिहार की अस्मिता से जुड़ा है और बिहार के हर युवा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी। का मानना है कि इंडिया अलायंस में जितने भी लोग हैं, कांग्रेस हो, सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, मुकेश जी हो और जो लोग भी आगे होंगे, सब अपनी अपनी पार्टी को ज़मीन पर मजबूत करें। हमारी इच्छा यही है, क्योंकि ज़मीन पर अगर हम सब मजबूत होंगे तो चुनावी जो रिजल्ट होगा वो हम सब के लिए बेहतर होगा और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब उनके रहते पटना स्थित पार्टी कार्यालय में उनके नेता आपस में ही भिड़ गए। जब तक लोग इनको संभालते नुकसान हो चुका था। अरे मैं पंचायत समिति में पकड़ी दाल से जीता हूँ। पूरे मैं भूमिहार हूँ, इसलिए राजपूत होकर मारा है। नाम क्या है आपका? पूरा रवि रंजन है मेरा नाम। क्यों अंदर क्या बोले कि मार हो गई? अरे हम साहब के पीछे पीछे थे। राहुल गांधी की इस सक्रियता का चुनावी फायदा कांग्रेस को जरूर होगा, लेकिन साथ ही महागठबंधन के साथ ही आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की पैठ बढ़ेगी, वैसे वैसे वो ज्यादा सीटों पर दावेदारी जताएगी। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी दलों के तमाम बड़े नेताओं का दौरा बढ़ गया है। चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, ये तमाम नेता वैसे वैसे मुद्दाओं को हवा दे रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को चुनाव में मदद मिले। आरजेडी बात कर रही है आरक्षण और महिलाओं की, वहीं कांग्रेस युवाओं से जुड़े मुद्दे पे अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। 18% जो मुस्लिम की आबादी है उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़र है, और हम ये सर्वे की बात है, ये हम ऐसी तरह नहीं कह रहे हैं, तो वो उसी पर राहुल गांधी की फोकस्ड है। और निश्चित रूप से आरजेडी के बारे में आप अंदर खाने में ऑफ कैमरा अगर यदि किसी भी अल्पसंख्यक चेहरे से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि देखिए न तो जेडीयू न तो आरजेडी ने काम किया। तो अब कांग्रेस की तरफ पुराना कांग्रेस का जो लिगेसी रहा है, जो कांग्रेस के बारे में लोग समझते हैं कि वही फिर कांग्रेस की ओर से मोल्ड होता हुआ संख्यक का चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है। और धीरे धीरे आपने पटना में देखा, बेगूसराय में देखा किस तरीके से आम आवाम की हुजूम उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आने वाले कुछ महीने बिहार की राजनीति में दिलचस्प होंगे। जनता किस मुद्दे को, किन नेताओं को और किस पार्टी को चुनती है, यही सबके लिए असली चुनौती होगी। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव की नज़र बीएसपी पर है। कभी मायावती की सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव पीडीए की शरण में हैं। इसी फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़े। अब नजरें विधानसभा चुनाव पर हैं। दलित वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जोर आजमाइश तेज हो रही है। बीएसपी के कमजोर देखने से जंग और तेज हो गई है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सबको समेटने में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी पीडीए के दम पर ये काम कर रही है। अखिलेश यादव ने आज मायावती के करीबी रहे दद्दू प्रसाद को अपने साथ जोड़ लिया। दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए। 2017 से राजनीतिक वनवास झेल रहे अखिलेश यादव को लग रहा है कि यही समय है, सही समय है। अगर दलितों के वोट जुड़ जाएं तो उनका काम बन सकता है। इसीलिए दलित नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से 80 बनाम 20 का नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब अखिलेश ने आज नया फॉर्मूला दे दिया है। मैंने पिछली बार भी सवाल किया था पत्रकार साथियों से कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूँ कि 80 में हूँ। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी को दलितों का ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था।
लेकिन लोकसभा चुनावों में ये गणित बदल गया। लोकसभा की 17 रिजर्व सीटों में से 7 पर समाजवादी पार्टी जीत गई। अब इसी फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी है। बात गर्मी की। दिल्ली में अगले 3 दिन तक गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंच रहा है। साथ ही लू चलने जैसी स्थिति की आशंका 9 तारीख को जताई जा रही है। दिल्ली में कल का तापमान 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। ये सामान्य से करीब 3 डिग्री ज़्यादा है और करीब 20 शहरों में 42 डिग्री तक तापमान पहुंचा हुआ था। तो हमारे सहयोगी रविश रंजन ने गर्मी से बेहाल कुछ लोगों से बात की। अप्रैल का ये पहला सप्ताह है और मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। किस लिए जारी किया है? क्योंकि अप्रैल से ही गर्मी ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूनतम तापमान इस वक्त 21 डिग्री है और मैक्सिमम जो तापमान है वो 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इस तरीके की लोग छांव खोज रहे हैं। गन्ने का जूस जो है वो गर्मी के लिए रामबाण माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनको जाना रहता है, उनके लिए ये गर्मी जो है वो काफ़ी एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि गर्मी में उनको जो है वो नौकरी करने में, आने जाने में ज़रूर परेशानी होती है। कुछ लोगों से बात करते हैं, कैसे गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। अब देख 9 तारीख को येलो अलर्ट जारी किया है कि गर्मी में और ज़्यादा गर्म हवाएं बहेंगी, लू लगने का खतरा रहेगा। देख लो, जैसा है सामना करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, अब कमाने के लिए तो घर से निकलना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी जब ही कमाएगा इंसान। अब बिना पढ़ाई करे लिखे फिर तो मजदूरी करेगा तो इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ भैया, क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो गर्मी में रिक्शा चलाते हैं लोग, दिखते हैं गर्मी में कि कम हो जाती है सवारियाँ? सवारी मिलती नहीं है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से ये अंगोछा इसीलिए तो है। इसको ऐसे पूछो, हटाओ, पानी पियो, निकल जाएगा अंगोछा। लेकिन ये रखना चाहिए, ये तो रखना ही चाहिए। ये किसान मजदूरों का ये जो अंगोछा है ये पहचान है। ये गर्मी, लू और धूल भरी जब आंधी चलती है तब ये इस्तेमाल होता है। इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि 9 तारीख को लू चलेगी। गर्मी इतनी भयानक पड़ेगी। गर्मी तो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और इस गर्मी में देखो, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कहने, यहाँ पे आप जाओगे, अभी लेबर बैठे इतनी गर्मी में, कम से कम धरना दे रहे हैं सुबह से, और पीछे चल रही है धरना 4 दिन से। आप जाओगे सोसाइटी पे, गवर्नमेंट ने काम करा के इनके पैसे ना दिए, तो आप सोचो लेबर लोग एक तो गर्मी में काम करते हैं, उसके बाद इनका भुगतान नहीं होता है। सरकारी एनवीसीसी कंपनी है, भुगतान तो होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। हमारे फ्लैट पड़े, हमारे फ्लैट नहीं मिलते हैं टाइम पे, तो ये आप जाके दिखाओ और ये मुद्दा होना चाहिए लेबर। एक चीज़ आप बताओ कि कभी अप्रैल में लू चलते आपने महसूस किया? मौसम जैसे पेड़ कट रहे, आप देखो ये पेड़ कट गए यहाँ पे सारे पेड़, तो पेड़ कटेंगे तो लू तो गर्मी बढ़ेगी। बड़ी बात इन्होंने कही है, हमें ग्रीन बेल्ट, पेड़ लगाने के बजाय कंक्रीट के जो जंगल हैं वो दिल्ली और एनसीआर दोनों जगहों पर हैं। और यही वजह है कि उन कंक्रीट के जंगलों की वजह से जो है वो तापमान, आप सोचिए कि हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही वजह है कि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होगी जो छोटे मोटे जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। आगे देखिए एनडीटीवी दुनिया नगमा सहर के साथ। नमस्कार।